हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिल पाया, मुझे नहीं कर पाई। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस करवाऊंगी। टाइम बहुत कम है, 1 महीने का टाइम बचा हुआ और मैं आपकी बार का मेरा प्लान कुछ चेंज सा हो रहा है। मैं आपको जो क्लासेस का टर्म है वो आपको थ्योरेटिकल सेक्शन में नहीं करवाने वाली हूँ इस बार। और मैं आपको सिर्फ जो है एग्जाम का जब टाइम वही लास्ट वाला आएगा तो मैराथन क्लासेस में उस तक के पूरे थ्योरेटिकल चीज़ों को बता दूंगी। अदरवाइज अब मैं क्वेश्चंस पे चल रही हूँ, क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपके वेरी शॉर्ट शॉर्ट वाले करवाऊंगी। उस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे मतलब क्लैरिटी के साथ पूरा चीज़ें लेकर आना करना काफ़ी टाइम का मैशअप हो रहा है। इस वजह से आप लोगों को काफ़ी ऐसे भी फ्रेंड्स एक्सपीरियंस हो गया। आपने 2 दिन में बोला था कि आपको 2 एग्जाम दे लोगे, आपको खुद पता है क्या करना है कैसे करना है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस इस बार में टारगेट रहेगा। अब मैं क्वेश्चंस पे ही फोकस करूँगी, क्वेश्चन सिखाऊंगी। थ्योरेटिकल सेक्शन वैसे भी आप लोग जो है अब वैसे भी आप सीरीज से पढ़ते हैं या बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं आप कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपको करनी होगी। मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में अब तैयारी कर रही हूँ, क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपको हर चीज़ करवाऊंगी। जो आपके थ्योरेटिकल सेक्शन है वो आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में हो जाएंगे, ठीक है। आई होप तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने का काउंट डाउन बचा हुआ है। जून, अगर मान लीजिए 15 जून तक भी एग्जाम होता है, सपोज करिए कि मई में नहीं एग्जाम होता है, 15 जून तक भी एग्जाम होता है, तो वैसे भी आपके पास 1.5 महीने अगर दो दो सीरीज है, पूरे पेपर्स हैं, क्वेश्चंस है, बहुत कुछ है करने के लिए। तो इस वजह से हमारे लिए बेस्ट है कि हम क्वेश्चंस के फॉर्म में चलें, ताकि हमारे क्वेश्चंस प्रिपेयर रहें। क्वेश्चंस रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। आई होप तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, तैयारी हमारी हो जाएगी। अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन से बढ़ के ही करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। अगर आप में से किसी को भी पढ़ना है, चीज़ देखनी है, समझनी है, आप लोग ठाकुर की बुक या साहित्य की बुक नहीं ली है ना, टेलीग्राम पर जाइए। मैंने नोट्स बनाकर रखी हुई, मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स है। राज सर से बोलिए सर मुझे नोट्स चाहिए, नोट्स उनसे ली लीजिए, अच्छे से हर चीज़ को पढ़ लीजिए, उनसे बोल दीजिएगा। वो अपना पूरा प्रोसीजर बताएंगे क्या है, कितने का है, क्या है। आपको उनको बोलना होगा सर मेरी हेल्प कर दी, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे आपको नोट्स लेनी। तो वो आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। मैंने उनको बोल रखा है कि बच्चों की हेल्प कर दो, वो आपको हेल्प कर देंगे और आप उनसे पूरी नोट्स अपना ले लीजिए। वहां से थ्योरी को कंप्लीट करिए और यहाँ से क्वेश्चंस को अभी से कंप्लीट करिए, दोनों चीजें हो जाएंगी एक साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है कि आपका पेपर 2 है समावेशी शिक्षा, उसके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो आप सभी को इसके आंसर को देखना है और एक एक आंसर को बताने का प्रयास करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षा का अर्थ होता है। शिक्षा का अर्थ किधर होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन ए है विकास की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अध्यापक की प्रशिक्षण और अध्ययन विषय और ये सभी। शिक्षा का अगर हम एक अर्थ जानना चाहेंगे, समावेशी शिक्षा, तो क्या है बताइए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि शिक्षा का अर्थ होता है। विकास की प्रक्रिया, अध्यापक प्रशिक्षण, अध्ययन का विषय है, ये सभी है, क्या चीजें हैं। शिक्षा का अर्थ एग्जैक्टली आपको क्या सही आंसर लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो प्रश्न मैंने आपके सामने पूछा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो ये सभी है, जिसमें विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट क्या है, कैसे करना है। अध्यापक प्रशिक्षण भी काफ़ी, क्योंकि एक टीचर जब खुद भी बढ़ता रहता है तो वो चीज़ें काफ़ी तरोताज़ा रहती है, क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती है, तो पढ़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अध्ययन विषय को भी ध्यान रखा जाता है। तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पर ये सभी जो है वो सही है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। शिक्षा की विषय वस्तु में किस किन चीजों का बोध है। ऑप्शन ए शिक्षण का, ऑप्शन बी प्रशिक्षण का, ऑप्शन सी अनुदेशन का, ऑप्शन डी इन सभी का। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर बताइए कि दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा की विषय वस्तु से बोध किन चीजों का होता है, बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऐसे में ढेर सारे एमसीक्यूज ही ज़्यादा करवाने के फोकस में रहूंगी और वो वाले सेक्शंस के भी क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो आप में से जिसके पास भी राधन की पवन की सीरीज है तो उसका मुझे पीडीएफ बनाइए एकदम पूरा क्लैरिटी के साथ। और अभी आपने टिक जिसने नहीं किया हो वो मुझे टेलीग्राम पर राज सर के थ्रू भेज दिए तो मुझे मिल जाएगा, पवन का भी राधन का भी। और वो मैं आपको करवाना फटाफट शुरू करूँ, ताकि आपके वो सारे रिविजन्स हुए रहें, वो प्रिपेयर रहेगा तो चीज़ें हो जाएंगी। और थ्योरी के लिए तो दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर शिक्षा के विषय वस्तु जो बोध की अगर बात हो रही तो वो इन सभी का है, जहाँ पर शिक्षण की बात है, प्रशिक्षण की बात है, अनुदेशन की बात। तो दूसरे में आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं तीसरा। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है किधर। और सामान्य बालक के लिए, विशिष्ट बालक के लिए, दोनों प्रकार के लिए, किसी के लिए नहीं। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। जो इसकी पूरी अरेंजमेंट वगैरह हो रही, पूरा हम अरेंज कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। बताइए कि तीसरे का राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा। ये व्यवस्था किसके लिए है, किसके लिए इतनी अरेंजमेंट है, किसको पढ़ाना है, किसको बताना है, क्या करना है। आंसर दीजिए। मैं आपको कई सारे क्वेश्चन इस तरह से पहले करवाऊंगी, सीरीज आप लोग भेजेंगे, उसके बाद हम करवाएंगे, ठीक है। परेशान ना होइए, हो जाएगा, कर लेंगे, वो अच्छा कर लेंगे।
तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे जो है सी ऑप्शन है, सामान्य बालक के लिए भी होती है और विशिष्ट बालक के लिए भी होती है। दोनों बालक इस वर्ग में, सामान्य बालक को सामान्य वर्ग में जितने बच्चे आते हैं उनके लिए भी और विशिष्ट में दोनों को मिलाकर उनके लिए इनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था सरकार की द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था किस लिए की जाती है? पहला ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक के लिए, बाधित बालक के लिए, असमर्थी और इन सभी के लिए। तो बताइए क्या होगा, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? आंसर करिए। समावेशी शिक्षा एक अच्छा टॉपिक है, बढ़िया सिलेबस है, ठीक है, आसानी से आपके पेपर 1 और पेपर 2 बढ़िया है। इस सेमेस्टर में पेपर 1 पेपर 2 बहुत अच्छा, मैथ भी बहुत अच्छा है। बताइए फोर्थ में क्या होगा, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो उसके लिए क्या आपको सही हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर इन सभी के लिए, प्रतिभाशाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे जो हैं, जो बहुत ब्रिलियंट उनके लिए भी, जो बाधित बालक है उनके लिए भी, जो असमर्थ है, नहीं कर पा रहे हैं, विकलांग हैं, आर्थिक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी। तो यहाँ पे फोर्थ का आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा, किसका कितना सही हो रहा है, ध्यान रखिए। तो पहला यहाँ पर क्या है कि विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की और इन सभी की। विशिष्ट शिक्षा के लिए जो आवश्यकता मानी जा रही है, देखी जा रही है, वो किसकी होती है? बता सकते हैं? बताइए, ट्राई करिए, कर ले जाएंगे। फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा बताइए? विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती, किसकी आवश्यकता होती है? विशिष्ट शिक्षा के लिए जो आवश्यकता हो रही है वो किसकी हो रही है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है इन सभी, क्योंकि डॉक्टरों के लिए भी होता है, उनके फील्ड में होता है, मनोवैज्ञानिकों की अगर बात करते हैं तो उनके फील्ड में भी होता है, और विशिष्ट शिक्षक अगर स्पेशल टीचर की अगर बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी नेसेसरी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं। शिक्षा के मुख्य आधार क्या होते हैं? दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ये सभी शिक्षा के जो मेन पिलर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जिनके बेसिस पे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा कार्यक्रम को सही तरीके से चलाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया। सेवंथ का राइट ऑप्शन क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं, कौन सा आपको सही लग रहा है, उचित लग रहा है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, वो है ये सभी। मोस्टली आप देख रहे हैं कि मैंने ये ऐसा इसीलिए बनाया है ताकि आपको लिखने को आए तो आप लिख सको, या ये सारे पॉइंट्स उसमें आप डाल सको कि शिक्षा के मुख्य आधार में आपकी दार्शनिक चीज़ें आ जाएंगी, सामाजिक चीज़ें, मनोवैज्ञानिक के आधार उसमें आ जाएंगे। तो सेवंथ में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ है, कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी चीन में। कहाँ पर हुआ? फटाफट बताइएगा आप सभी आंसर, और फटाफट हम डेली ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो बताइए क्या होगा, सभी को करना है, बताइए फ्रेंड्स, कम ऑन, डू इट फास्ट, रुकिए नहीं, सीखिए, लर्न करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। आपको दिक्कत अगर हो रही है, आपने नहीं पढ़ा है, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है, तो नोट्स जाइए, रास्ते से परचेज कर लीजिए, आपको मिल जाएगी ईजिली अच्छे से, और पढ़ना शुरू करिए, फटाफट रिवीजन करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, चलिए बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये आपका किसने बनाया, शिक्षा का मुख्य आधार कहाँ पर? तो ये है यूरोप में, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया? ऑप्शन ए है क्रिक ने, ऑप्शन बी है लुइस ने, और इटाई ने, और वर्ट ने। ब्रेल लिपि आप जान रहे हैं, अंधों के, जो अंधे बच्चे थे उनको, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया है? तो आपको क्या सही लग रहा है? तो एक ही ऑप्शन अभी तक के लिए यहाँ पर परफेक्ट है, सही है, वो है लुइस ब्रेल। इनका नाम क्या है? लुइस ब्रेल। इन्होंने इसका विकास किया है। 9th में बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, कौन थे? लुइस ऑप्शन ए, थॉमसन ऑप्शन बी, इटाई ऑप्शन सी, और क्रिक ऑप्शन डी। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल क्वेश्चंस मेरे सारे अच्छे, मैंने इसको फाइंड आउट करके हर एक चीज़ को लेने का प्रयास किया कि आपका बेसिक से थोड़ा लेवल भी इंक्रीज हो जाए, कई सारे क्वेश्चंस में आ जाएं कि अगर कोई भी बने तो आप कर ले जाएं। तो 10th में क्या होगा? समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, आंसर बताइए। आंसर का, क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 10th में आपको क्या सही लग रहा है। सभी को करना है, एक बार आपको जैसा भी रहेगा। तो यहाँ पर पता है क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया ना, जहाँ इटाई है, ठीक है, यहाँ पर ये इटाई है। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक का नाम अगर पूछता है तो इटाई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 11th, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। दृष्टिबाधितों का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पर है? जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर? नागपुर में, देहरादून में, कानपुर में, चंडीगढ़ में।
ये क्वेश्चंस आपके ज़माने जीके में भी मेनली देखने को मिलता है, तो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ट्राई करिए, मे भी आप लोग का लक है काम कर जाए कि दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, परफेक्ट है, वो है देहरादून में। ठीक है, 11th में बी जिनका है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का नियम होता है। बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है। नई दिल्ली में जो बाधित है चीज़ें हैं उनका जो उपकरण बनता है, एपरेटस बनता है, वो कहाँ पर फॉर्मेशन होता है? नई दिल्ली में, पटना में, कानपुर में, भोपाल। एक हब टाइम बनता तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना हर जगह है, लेकिन जहाँ पे बहुत मेगा सेल होती है वो कहाँ पर होती है? बताइए क्या होगा? तो अगर नहीं पता मैं बता देती हूँ, ऑप्शंस आगे पीछे नंबरिंग में हो गए हैं। राइट ऑप्शन जो है वो बनता है आपका कानपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? ऑप्शन ए लुइस ने, ऑप्शन बी टाई ने, ऑप्शन सी बीने ने, ऑप्शन डी स्टर्न ने। अच्छा क्वेश्चन है, डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर में था और आपको कम भी आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लेवल से, स्तर से संबंधित हैं। आंसर बताइए क्या होगा? बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? आपको नहीं पता है, आप भूल गए हैं अगर, तो फिर से आज मैं बता देती हूँ आपको, स्टर्न ने दिया। डी ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार क्या होता है? जो मानसिक मंदित बालक है, मेंटल डिसेबिलिटी की थोड़ी सी बात दिख रही है, मंद है, तो उसका पहचानने का क्या आधार है? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका क्या सही होगा बताइए? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए फटाफट आइए और क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए इसी के साथ करेंगे जोरदार, चीज़ें अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स, घबराओ नहीं, बढ़िया अच्छे से हो जाएगा। नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ लो और ये चीज़ें यहाँ से कर लो। तो मैंने तो आपके लिए हर चीज़, इस बार क्लासेस की जो चीज़ें वो नहीं हो पाई तो लेट मैंने स्टार्ट भी किया था, और उसके बाद जो है आप लोगों की प्रेजेंस भी बहुत कम दिख रही है। इस वजह से है कि हम एट द एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, समय बहुत कम रहेगा। इस वजह से है कि क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। जिनको सच में पढ़ना है, मेहनत करनी है, वो थर्ड सेमेस्टर की नोट्स परचेज कर लें और वहाँ से पढ़ ले, यहाँ से क्वेश्चंस कर ले, दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 15 जो मैंने आपसे पूछा है, इसका आपका बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, शैक्षिक उपलब्धियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड क्या होता है? उनकी शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि लब्धि, समायोजन, ये सभी। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत आते हैं? प्रतिभाशाली के अंदर अच्छे, बुरे, खराब, मतलब जो लोग कि हर लेवल के बच्चे आते हैं। ये बस सोचेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जितने ब्रिलियंट है वही उसमें आते हैं। बताइए क्या होगा? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का जो एक मानदंड है, जो क्राइटेरिया है, कि आप उसको जानेंगे, कैसे करेंगे? आंसर करिए, बताइए बताइए, आंसर क्या होगा? सभी लोग सोचिए, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि डी ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बुद्धि लब्धि। ठीक है, उनका आईक्यू, उससे हम समझ पाएंगे कि कितना है, क्या है, किस कैटेगरी का है। उससे हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करके उसको बता पाएंगे। होता है ना कि एवरेज है, जड़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, मानसिक मंदता का मुख्य कारण क्या है? जो मानसिक मंदता देखने को बच्चों में मिल रही है, उसका मेन रीज़न क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, कोई नहीं। फैंटास्टिक क्वेश्चन है, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत बार देखने को मिला हुआ है। बताइए कि राइट आंसर आपका 17 में क्या होगा? जो ये दिक्कत दिख रही है मेंटल की, वो किस वजह से, मेन रीज़न क्या था? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपके वंशानुक्रम, वातावरण दोनों आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है? अपंग बालक अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि, शारीरिक बाधित और अधिगम, असमर्थीय, समायोजन। अपंग बालक की पहचान का आधार क्या होता है? मैंने आपको बताया था ये टॉपिक। बताइए क्या होगा? अपंग बालक की पहचान का बेस क्या, कैसे आप उनको पहचान पाएंगे, क्या होगा सही? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि अपंग बालक की अगर बात कर रहा है तो शारीरिक चीज़ें जो दिक्कत है, जो फिजिकल प्रॉब्लम है, वो उसमें देखने को आपको नज़र आएंगी, जिससे आप इस चीज़ का एक आंकन कर पाएंगे, मापन कर पाएंगे कि ये चीज़ें उसमें है, उसका बेस मान पाएंगे। ठीक है, तो 18 का आपका बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। मानसिक मंदता वालों की श्रेणी में आता है। शारीरिक में दिक्कत है, अधिगम में प्रॉब्लम हो रही है, सीखने में लर्न नहीं कर पा रहा है, कुछ लिखा है तो कुछ पढ़ रहा है, ऐसे डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। मानसिक बाधित है, संवेगात्मक विक्षिप्त हो रहा है, तो क्या होगा? 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए फ्रेंड्स, क्या आपको सही लग रहा है कि 19 में आप क्या चूज करोगे? फटाफट आंसर करिए, बताइए। आई होप सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हो जाएंगे, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अब आप लोग को हर चीज़ को ध्यान समझते हुए करना है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन सही रहेंगे ना। बताइए बताइए, फटाफट बताइए, 19th में क्या चूज करेंगे?
मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है, जो शारीरिक है, अधिगम से है। तो जाहिर सी बात है, जब मन की बात है, मेंटल की बात पूछ रहा है तो मेंटल वाला ही होगा। 19 में सी जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो प्रतिभाशाली होते हैं वो, जो मंद बुद्धि होते हैं वो, जो बाधित होते हैं वो, ये सभी। विशिष्ट बालक की कैटेगरी में हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं, किसको किसको डालते हैं? तो 20 में क्या सही होगा, ज़रा बताने का कष्ट करिए कि आपका क्या ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली भी इसके अंतर्गत आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर वाले भी आते हैं, जिसके बाद और कोई डिसऑर्डर है वो भी इसके अंदर सभी इंक्लूडेड होते हैं। कोई स्पेशल से कैटेगरी निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, विशिष्ट बालक का संबंध किससे है? बुद्धि के स्तर से है, निष्पत्ति के स्तर से, आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से है। विशिष्ट बालक का जो एक संबंध देखने को मिल रहा है वो किसके लेवल से कनेक्टेड है, किससे संबंधित है? तो एक ही ऑप्शन आपका परफेक्ट है, बेस्ट है, उचित है, कंप्लीटली बेस्ट है। तो वो आपका क्या है? बुद्धि का स्तर। आपका इंटेलिजेंस का जो लेवल है उसके से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जैसे हम क्लासीफाई कर पाते हैं, कैटेगरी में बांट पाते हैं, एक एनालिसिस कर पाते हैं, मूल्यांकन करने में आसानी होती है। तो 21 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट। जिन्होंने 21 बताया उनका सभी का ऑप्शन ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्येक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टर्मन ने, बीने ने, बर्ट ने, स्पीयरमैन ने। अब बताइए कि 22 में क्या ऑप्शन आपका सही होगा। आपने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, कई बार पढ़ा है, रिवीजन भी किया है। अगर नहीं याद है तो ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बुद्धि लब्धि का जो आपको कॉन्सेप्ट रखा है वो किसने रखा है, क्या बता सकते हैं कौन लेके आया था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपका टर्मन ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ इसीलिए बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आइए, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य क्या है? प्रतिभाशाली, सृजन वाले, उच्च बुद्धि वाले, ये सभी। तो विशिष्ट बालक में हम सभी को इंक्लूड करते हैं और सारे के सारे उसमें आते हैं, ठीक है। तो 23 में आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 25, प्रतिभाशाली बालक की समस्या क्या होती है, आखिर इनकी प्रॉब्लम्स क्या है? जब नाम प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली कहला रहे तब भी दिक्कत इनके साथ है, तो वो क्या है? परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में ये एडजस्ट नहीं कर पाते, चाहे वो परिवार हो तो, विद्यालय हो तो, समाज हो तो, सोशल चीज़ें हों या कोई प्रॉब्लम हो, इनका एडजस्टमेंट नहीं बन पाता है। ये इन्वायरमेंट के साथ, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर में जल्दी चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही होंगे जिसमें ये सारी चीज़ें इनके साथ देखने को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें मिलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? तो इनकी विशेषता मौलिक चिंतन करते हैं, अधिक बोधगम्यता की शक्ति होती है, क्या उसमें सही होता है? बताइए। 26 यहाँ पे है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता मौलिक चिंतन, बहुत चीज़ें उनकी बोधगम्यता के साथ रहती है, शब्द भंडार उनका अच्छा रहता है, ये सभी। तो फिलहाल के लिए आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट कहलाते हैं, वो भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी और बच्चों से अच्छी होती है। 26 में डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, योग्य टीचर, ये सभी। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था, जिनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा कार्यक्रम है, वो सारी चीज़ें कैसी हैं? तो आपको 27 में क्या ऑप्शन सही लग रहा है? बताइए सभी लोग कि फटाफट कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, आप किसको चूज़ करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका एक ही ऑप्शन परफेक्ट है, बेस्ट है, वो है आपका सभी। विशिष्ट विद्यालय, एक अलग विद्यालय भी होगा, पाठ्यक्रम भी होगा, टीचर की भी बात है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज़ें रिपीट हो गई हैं आई थिंक, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे है, अधिगम असमर्थी बालकों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है? स्मृति का स्तर, आकृति का ज्ञान, श्रवण ज्ञान, और ये सभी। जो देखने को ये प्रॉब्लम एक मिलती है जिसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, वो क्या? अधिगम असमर्थ बालकों का वर्गीकरण जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? तो यहाँ पर आपका स्मृति का स्तर, मेमोरी कितना किसको याद रहता है, कौन भूल जाता है, कौन एक्टिव है, लर्नर है, आकृतियों का ज्ञान किसको किस चीज़ का है, या श्रवण ज्ञान किसका, कौन किस चीज़ को सुनकर सीख पा रहा है। तो ये सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 29 में डी होगा। 30 पे बात करते हैं, तो अधिगम असमर्थ बालकों को शिक्षा दी जाए। जो अधिगम लर्निंग प्रॉब्लम है, बच्चे ऐसे हैं, उनको जो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम वो कैसे? सामान्य विद्यालय में भेज के, विशिष्ट में, समावेशी शिक्षा, ये सभी। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करना उचित समझेंगे या क्या करेंगे? अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षा अगर आपको देना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सभी होगा। अधिगम असमर्थ की बालक है जो पढ़ने में थोड़े कमजोर, इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए कोई अलग स्कूल खोल दो, ठीक है। उनको सामान्य विद्यालय में भेजो, क्योंकि बच्चे 4 उनको अपने जैसे मिलेंगे तो सीखेंगे। विशिष्ट विद्यालय, अगर अधिगम असमर्थी मतलब सारे अगर विकलांग हैं, सारे अंधे हैं या सारे नहीं सुन पा रहे हैं,
तो अलग बात है, या तो आप समावेशी शिक्षा करवा दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज मैं 30 प्रश्न आपको लेकर आई थी, 30 प्रश्न करवाया। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास कैसी लगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम क्वेश्चंस करवाइए, आपके भर भर के कमेंट इसीलिए आ रहे हैं कि मैम सीरीज़ करवाइए, क्वेश्चंस करवाइए, थ्योरी का कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अब जैसा आप लोग की डिमांड है वैसे हिसाब से काम कर लेते, तो मैंने ऐसा ही प्लान किया हुआ है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसे क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं, आपके सिलेबस से ओरिएंटेड है, प्रिपरेशन करिए, देखिए चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।